क्या आपको पता है कि पिछले 7 दिनों से जो ऑल इंडिया मेडिकल है, जो हमारा AIIMS है, जो कि बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो हैक हो गया है। मतलब 7 दिन लगभग हो चुके हैं, किसी हैकर ने सारे सर्वर कॉम्प्रोमाइज कर दिए हैं, सारे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और वो क्रिप्टो में, मतलब बिटकॉइन में साधारण भाषा में कहें तो 200 करोड़ रुपए मांग रहा है। 3 से 4 करोड़ लोगों का मेडिकल डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। उसमें VVIP लोग भी हैं, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे जो नेता वगैरह हैं, VIP लोग हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी हैं। यानी कि अगर किसी के हाथ ये डेटा लग जाए तो उसे ये पता होगा कि कौन से प्राइम मिनिस्टर को, कौन से नेता को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है। और ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और ये किसी भी कंट्री के प्राइड की बात भी होती है कि भाई अगर किसी कंट्री का डेटा लीक हो जाता है, उसके जो मेन लोग हैं, जो नायक हैं, लीडर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका डेटा लीक हो गया, तो ये काफी चिंताजनक बात होती है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। ये पूरा केस क्या हुआ इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोले थे सागर भाई आपके चैनल तो साइबर सिक्योरिटी और बेस्ड, और आपके चैनल पर पिछले 7 दिनों से ये न्यूज नहीं आई। थोड़ा सा मैं टेक से दूर था, लेकिन ये चीज मैं मॉनिटर कर रहा था और मैंने काफी स्टडी किया कल इसके ऊपर, तो मैं बात करने वाला हूं। हालांकि बहुत सारी चीजें जो हुई है इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। देखो हुआ क्या है कि हमारे यहां ना डेटा स्टोर करने की बस वो रहती है, सारी चीजें मतलब अच्छे रूप से ऑनलाइन चलनी चाहिए। डेटाबेस में डेटा जा रहा है, स्टोर हो रहा है, सरकारी चीजें ऐसे ही काम करती। सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनकी जो आईडीज होती है, उनके पासवर्ड होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 ABCD, इस तरह के पासवर्ड होते हैं उनके सर्वर्स के। और उनके जो सर्वर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो भी होते हैं, वो बहुत आउटडेटेड होते हैं। यहां पर सरकारी काम ऐसा होता है कि भाई चलो काम होना चाहिए, सिक्योरिटी उतना कौन ध्यान रखता है, और इन पे कितने ही अटैक होते होंगे। तो लेकिन हो गया और सारी चीजें चली गई भाई। तो अब इतने दिन होने पे क्या हुआ है कि 5000 जो कंप्यूटर थे, उन सबको मतलब ऐसा हो गया कि भाई अब किसी में भी वायरस या किसी में भी मैलवेयर कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से 1200 कंप्यूटर, जब लास्ट मैंने पढ़ा था न्यूज रिपोर्ट में, तो वो स्कैन कर लिए गए हैं और उन पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया गया है। टोटल 50 सर्वर थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस डेटाबेस को चलाने के लिए या इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए। उसमें से 20 स्कैन कर लिए गए हैं और 30 अभी भी बाकी हैं। 4 अलग सर्वर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी ई हॉस्पिटल की जो ई मेडिकल सर्विसेज है उनको चालू किया जा सके। जो बहुत ही VVIP लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको सही करने के लिए, बचाने के लिए, उन सबको करने के लिए उन्होंने बेसिक जो सर्वर चाहिए होते हैं वो लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारा जो OPD का काम है, जो ऑपरेशन थिएटर का, या जो भी मेडिकल सर्विसेज है, वो मैनुअली की जा रही हैं। सो दैट मीन्स वहां पर नेटवर्क का या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल सही रूप से नहीं हो रहा। जब ये खबर मिली 6-7 दिन पहले कि ऐसा अटैक हुआ है, तो जितने भी सर्वर थे हॉस्पिटल के या इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको इंटरनेट से काट दिया गया। क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा खतरा यह बन जाता है कि भाई अगर कोई भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, सो दैट मीन्स कोई डेटा ब्रीच करने वाला या करने वाला इंसान सारे डेटा को एकदम स्क्रैप कर सकता है, ले जा सकता है। और अगर वो एक बार ले गया ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते दोस्त। आपके पास फिजिकल सर्वर रह जाएंगे, उसका डेटा किसी और के पास चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे क्या। हालांकि मैं बता दूं, बाद में इंटरनेट आप रोक भी दिया है या जो भी कर लिया है, ज्यादातर चांसेस है कि डेटा जा चुका है। ये कहते हुए मुझे बड़ा खराब लग रहा है, बट ज्यादा वक्त नहीं लगता है। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, नेटवर्क में आप घुस गए हैं, तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगता डेटा ले जाने में। और उन लोगों का पहला टारगेट वही होंगे जो मेन लोगों के वो ले जाना चाहते हैं। ये कहां से अटैक आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो ये नॉर्थ कोरिया से आया है या तो चाइना से आया है। यही 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो शायद इंडिया के VVIP लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड है। यहां पर एक चीज और देखने को मिली, एक पहलू, कि 200 करोड़ रुपए बिटकॉइन में या क्रिप्टो में मांगे जा रहे हैं। मैं आपको कह दूं, ये एक छलावा है। कोई भी देश, भारत जैसा देश, 200 करोड़ का रैंसम बिल्कुल नहीं देगा, वो भी हैकर्स को। हमारे भी कुछ सिद्धांत है यार, ऐसा थोड़ी है तुम कुछ भी कर दो भाई, हम झुकते नहीं है। हमारा ये बहुत गलत है, एक हैकर्स के सामने झुक जाना। ये हमारे देश, हमारे तो वैसे भी सेनाएं कभी झुकती नहीं है, और हमारे यहाँ ऐसी भी जो साइबर वाले लोग हैं वो भी झुकते नहीं है भाई। तुम ले जाओ, कुछ भी कर दो, सर काट दो भाई, झुकेंगे नहीं हम, झुकना नहीं है भाई। तो उनको भी ये बात पता है कि भाई हम लोग नहीं देने वाले रैंसम। और देश जैसे नहीं है हमारे यहां, जब तक लास्ट तक नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भाई। तो फिर वजह क्या है दोस्त? वजह डेटा है।
और यही दो ऐसे देश हैं जो शायद हमारा डेटा ले जाना चाहते हैं। चाइना शायद हो सकता है कि अपने चल रहे आंदोलनों को लोगों की नजर से हटाना चाहता हो और इसलिए ये अटैक परफॉर्म कराए हो। गवर्नमेंट बैक्ड हैकर्स होते हैं, चाइना के पास हैं, हम जानते हैं। तो ये अटैक ज्यादातर चांसेस है कि शायद चाइना से आया और नॉर्थ कोरिया से भी आ सकता है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया की जो इनकम है वो क्रिप्टो करेंसी से ही हो रही है और वो ऐसे उल्टे सीधे काम करके ही कमा रहा है। नॉर्थ कोरिया में ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता नहीं है, तानाशाह सरकार है वहां की, तो इसी तरीके से वहां पर इनकम वगैरह आती है। बिटकॉइन के एक्सचेंज वगैरह इन सब चीजों से जो हैक वैक होते हैं उन्हीं से पैसे आते हैं उनके पास। तो ये तो फाइनेंशियल गेन हो सकता है नॉर्थ कोरिया को, या तो इस तरह का डेटा चाइना ले सकता है और उसका कुछ गलत फायदा उठा सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन होती हैं वो नेटिव एप्लीकेशन नहीं, हाइब्रिड एप्लीकेशन होती है जो दिखने में 90s के HTML पेजेस जैसी दिखती हैं। ऐसी बहुत सारी सरकारी एप्लीकेशन है जिन्हें आप देखोगे जो कि स्टाफ के लिए होती हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्टाफ है, उनके लिए सिर्फ स्टाफ के लिए कोई एप्लीकेशन बनी हुई है अपनी पे स्लिप निकालने के लिए या अपनी अटेंडेंस वगैरह या कोई भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ देखने के लिए। तो उनकी जो एप्स होती है वो इतनी अच्छे से वेल डिज़ाइन नहीं होती है। उनकी इंटरनल वेबसाइट्स भी, उनके नाम नहीं होते हैं, उनके सिर्फ सर्वर की IPs होती हैं, वहाँ जाके आप लॉगिन करके अपना डेटा वगैरह लगा सकते हो। और वो भी बहुत पुराने अपैचे, बहुत पुराने माइस्क्वेल, बहुत PHP के बहुत पुराने वर्जनों पे चल रही होती है। उनके अंदर जो लिनक्स इस्तेमाल होता है, वो जो कर्नल होते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आउटडेटेड होती हैं। उनको सिर्फ मतलब होता है कि काम कर रही है चीज, चलने वाला वो है कि भाई चल रहा है ना, ठीक है। अगर पुराना डेटाबेस है, पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इट्स ओके, काम तो कर रहा है ना। लेकिन असलियत तब पता चलती है जब ऐसे अटैक्स हो जाते हैं। तो सरकार को यह चाहिए कि जितनी भी सरकारी, ये बहुत हाई अलर्ट की चीज है भाई, देखो ये तो आज मेडिकल के साथ हुआ है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ हो जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, एक बैकबोन होती है किसी भी नेशन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अगर वहां पर ये चीजें हो जाएं तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा हुआ, कम से टले, चलो कम से टले। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार को यह करना चाहिए कि जितने भी लेटेस्ट सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वहां पर इमीडिएटली अप्लाई कर देने चाहिए। जो भी सिक्योरिटी इंजीनियर्स चाहिए, जो भी लोग चाहिए, सब कुछ लेटेस्ट अपडेट करो और साइबर सिक्योरिटी में रिक्रूटमेंट शुरू करो। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई साइबर में जा रहा है कोई तो भाई वो पुलिस में ही जा रहा है। भाई साइबर का आप एक अलग भी बनाओ, एक अलग सरकारी विभाग बनाओ जो साइबर का, हालांकि सर्टेन है लेकिन इतनी रिक्रूटमेंट नहीं होती है उसमें, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो इस तरह की चीजें हम टैकल कैसे करेंगे, राइट। तो ये मेरी ही राय है। अभी 4 दिन का समय और लेने वाले हैं जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं। पुलिस में FIR वगैरह दर्ज हो गई है, वो सब तो पहली चीज होती है, प्राथमिकता जो होती है वो जो रिपोर्ट होती है वो तो हो ही जाती है। लेकिन अभी 4 दिन लोगों और लगेंगे इन सारी चीजों को टैकल करने में और फेज्ड मैनर में आएगा। ये नहीं है कि एक साथ सारे 50 सर्वर, एक साथ 5000 कंप्यूटर सब ऑन हो जाएंगे, नहीं। धीरे धीरे करके इंसान काम कर रहे हैं, मैनुअली स्कैन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ बैकडोर्स छोड़ दिए हों। आपको पता होगा जब भी कहीं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में अटैक होता है तो वहां पर हैकर्स डेटा ब्रीच तो कर ही देता है, वहां पर एक बैकडोर भी छोड़ देता है ताकि अगली बार जब वो अटैक करे तो उसको बहुत आसानी हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर जो भी नेटवर्क एडमिन्स होते हैं वो पूरे अपने नेटवर्क को, पूरे सर्वर्स को स्कैन करते हैं और ऐसी किसी भी अनवांटेड फाइल्स या मैलवेयर को स्कैन करते हैं जो कि पॉसिबल थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में। तो उन बैकडोर्स को भी हटाया जाएगा, मैनुअली स्कैन किया जाएगा। बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और बहुत माइंडेड लोग चाहिए होते हैं इसके लिए, जब चीजें आ जाती हैं इतने सारे सर्वर्स और इतने सारे कंप्यूटर के साथ। तो ये मेरी राय है। ये एक मैंने चीज बताई आपको कि जो भी ऑल इंडिया मेडिकल या ये जो एम्स वगैरह का जो भी हैक हुआ है, ये काफ़ी चिंताजनक चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा आगे अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ये हैकिंग कैसे होती है, इससे कैसे बचा जाए, बेसिक जानकारी लेना चाहते हो तो हिंदी में ले सकते हो, मेरे कोर्सेज से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।